दोस्तों, आज हम 2025 में मौजूद हैं। दुनिया लाइट की तेजी से तरक्की कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया पर छा गई है। लोग मार्स पर बस्तियां बनाने की बातें कर रहे हैं। आज लेबोरेटरीज के अंदर ना सिर्फ मीट यानी कि गोश्त, बल्कि ह्यूमन ऑर्गन्स को भी बनाया जा रहा है। यहां तक कि दुनिया में ऐसी भी कुछ कंपनीज हैं जो मौत को हराने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इतनी ज्यादा तरक्की, प्रोग्रेस और मॉडर्नाइजेशन के बावजूद अब भी ऐसा एक तबका है जिसे अपने बेसिक राइट्स के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सड़कों पर निकलना पड़ता है, एहतजाज करना पड़ता है और अपने घर पर अपने हुकूक के लिए जंग लड़नी पड़ती है। मैं बात कर रहा हूं औरत की। औरतों को लेकर आखिर सोसाइटी को मसला क्या है? क्यों औरतों को हिस्टोरिकली उनके राइट्स नहीं मिले? औरतों को लेकर मजहब क्या कहता है? थियोलॉजियंस यानी कि मुल्ला किस तरह औरत की पोजीशन को एक्सप्लॉइट करते हैं और किस तरह औरतों को उनके हुकूक देकर हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी आगे बढ़ सकती है। आज इस बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे। सदियों से औरतों को रिवायात, मजहब, सोसाइटी और गैरत के नाम पर कैद किया गया है। कभी उससे जिंदा गाड़ दिया गया है, कभी उसे तालीम से महरूम किया गया है, कभी उसे अपने लिए एक पार्टनर चुनने का, जॉब करने का, बल्कि किसी भी तरह के फैसले का इख्तियार नहीं दिया गया। औरत की कमाई में बरकत नहीं, ये कहकर उसे काम से महरूम कर दिया गया। उसके पास फैसले करने की ताकत नहीं, ये कहकर मर्द ने उसके बिहाफ पे फैसले किए। और चूंकि पाकिस्तान जैसी सोसाइटीज में बहुत हद तक लोग इस बात पर बिलीव करते हैं कि औरत ही मर्द को गुमराह करती है, लिहाजा ये सोचकर उसे किचन और घर तक महदूद कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, ये आज के दौर का मसला नहीं। आज से हजारों साल पहले से औरत के साथ यही सुलूक होता है। पुराने दौर में लोग जब जंग जीत जाते तो हारने वाले काफिले की औरतों को माले गनीमत समझा जाता, उन्हें लौंडियों के तौर पर रखा जाता और उन पर हर तरह के जिस्मानी और जिनसी जुल्म किए जाते। औरतों के साथ इस जुल्म की कहानी को समझने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट मैन, यानी कि आदम और हव्वा की कहानी से। द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव। आदम और हव्वा, जिसको इस वीडियो में हम लोग एडम और ईव कहेंगे, ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी रिवायत है जो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और बाकी मजाहिब में पाई जाती है। ये कहानी इंसान की मोरालिटी, नॉलेज, फ्री विल और सिन को समझने के लिए अक्सर सुनाई जाती है। कहानी कुछ यूं है कि एडम और ईव को खुदा ने तख्लीक किया, उन्हें जन्नत में जगह दी, उन्हें जन्नत की सब आसाइशें दी, लेकिन एक दरख्त का फल खाने से सख्त मना किया। यही वो वक्त था जब खुदा ने फरिश्तों और इब्लीस यानी कि शैतान को पैदा किया और उनको कहा कि एडम यानी आदम को सजदा करो। सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, क्योंकि उसका मानना था कि वो इंसान से सुपीरियर है। इब्लीस के इस गुरूर और तकब्बुर की वजह से वो शैतान कहलाया और उसने खुदा से वादा किया कि रहती दुनिया तक वो इंसानों को बहकाता रहेगा। और सबसे पहले उसने गुमराह किया ईव को और उसे वरगलाया कि वो उस दरख्त का फल खा ले आदम के साथ। कहानी कुछ यूं है कि दोनों ने इब्लीस की बातों में आकर वो फल खा लिया। खुदा उनसे नाराज हुआ, उन्हें जन्नत से निकाल दिया और इस दुनिया में भेज दिया। ये कहानी आपको यहूदियत में भी मिलेगी, ईसाइयत में भी और इस्लाम में भी। लेकिन आखिर इस स्टोरी का मतलब क्या है? क्या ये रियल स्टोरी है या फिर ये मेटाफोरिकल है, यानी कि तमसीली है? जुडाइज्म यानी यहूदियत की नज़र से देखें तो ये कहानी इंसानी जिंदगी में अच्छाई और बुराई के दरमियान स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि कैसे एक इंसान अच्छा काम करने और बुरे काम से बचने के लिए अपने आप से जंग लड़ता है और अगर उससे कुछ बुरा हो जाए तो कैसे वो गिल्ट का शिकार हो जाता है। दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी में इस कहानी को ओरिजिनल सिन कहा जाता है, यानी कि गुनाहों का आगाज इसी गुनाह से हुआ था जो हव्वा यानी कि ईव ने कमिट किया। लिहाजा इस गुनाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत पर आती है। इस्लाम के भी अगर ट्रू एसेंस को समझा जाए तो वो भी इस कहानी को एक नए नजरिए से देखता है और वो नजरिया है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, यानी कि हर इंसान अपने एक्शंस का खुद जिम्मेदार है। अगर कायनात के साथ हार्मनी में चलते रहोगे तो कामयाब हो जाओगे और अगर नेचर के साथ खेलने की कोशिश करोगे तो पनिश किए जाओगे। अलग अलग मजाहिब इस वाक़े की अलग अलग इंटरप्रिटेशंस करते हैं, इसके अलग अलग मानी निकालते हैं, मगर बहुत सी मजहबी रिवायात ने इस वाक़े की इंटरप्रिटेशन करते हुए औरत को ही गुनाहगार ठहराया। उनका मानना है कि ये औरत ही थी, ये हव्वा ही थी जिसने आदम को वरगलाया। वो इब्लीस की बातों में आ गई। थियोलॉजियंस खास तौर पर मिडिल एजेस में कहते रहे कि औरत यानी हव्वा का गुनाह ज्यादा बड़ा है, क्योंकि उसने ना सिर्फ खुद खुदा के हुक्म की नाफरमानी की बल्कि आदम को भी मजबूर कर दिया कि वो भी खुदा के हुक्म को रद्द कर दे। जबकि एडम यानी आदम के बारे में यह कहा जाता है कि उसने तो हव्वा की मोहब्बत में ये फल खा लिया और गुनाह का शिकार हुआ, लिहाजा आदम का कोई कसूर नहीं। दोस्तों, ये बात बहुत बारीक है और समझने वाली है। दरअसल औरतों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन, जो जुल्म का आगाज हुआ है ना,
वो दरअसल इसी वाक़े से हुआ है। इसी वाक़े ने आज तक औरतों के बारे में लोगों की सोच और रवैये को बुरी तरह मुतासिर किया। हव्वा को एक कमज़ोर, चालाक और इखलाकी तौर पर कमतर औरत का सिंबल बनाया गया। दोस्तों, ये ना मैं तारीख और हमारे मुआशरे का बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस कर रहा हूँ, इससे आपने परेशान नहीं होना। ये दरअसल हमारी सोसाइटी की, हमारी तारीख की असल हकीकत है। इस सोच के मुताबिक औरतें फितरतन गुनाह की तरफ ज़्यादा माइल होती हैं, यानी गुनाह करने के मामले में उनकी टेंडेंसी मर्दों से ज़्यादा है। वो धोखेबाज हैं और इखलाकी तौर पर मर्दों से कमज़ोर हैं। यही नैरेटिव पिछले हज़ारों सालों से औरतों के खिलाफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का बाइस बना है। इस एक नैरेटिव ने कई नस्लों को तबाह कर दिया। आपने हमारे मुआशरे में इस तरह के जुमले ज़रूर सुने होंगे, फलां की शादी हुई, शादी से पहले वो बहुत अच्छा था, लेकिन शादी के बाद उसकी बीवी ने उसे गुमराह कर दिया। या फिर आपने ये नेगेटिविटी भी सुनी होगी कि वो लड़का जो कुछ भी करता है अपनी बीवी के कहने पे करता है, वही उसे उकसाती है। या कुछ ऐसे जुमले भी सुने होंगे कि हम कैसे लड़की की पसंद की लड़की ले आए, अगर उस लड़की को ले आए तो वो लड़का तो हमारे हाथ से निकल जाएगा। दोस्तों, कहने को तो ये बहुत आम से जुमले हैं जो हर वक्त हमारी लैंग्वेज में यूज होते हैं, लेकिन अगर डीप डाउन आप इन जुमलों का, इन सेंटेंसेस का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करें ना, तो आपको समझ आएगा कि ये हमारी जुबान पर इसलिए क्योंकि हम इन सब मिथ्स के ऊपर बिलीव करते हैं। सबलिमिनली हम औरत को ही कसूरवार ठहराते हैं। हमारे लिए औरत ही कम अकल है और मर्द से कमतर है। दूसरा, हमारी सोसाइटी में एक और मिथ है कि औरत को मर्द की पसली से पैदा किया गया। ये भी औरतों के खिलाफ एक साजिश है, जिसमें औरत को एक बाय प्रोडक्ट या दूसरे दर्जे की मखलूक के तौर पर कंसिडर किया जाता है। कभी आपने सोचने की कोशिश की है, कभी आपने देखा है कि मर्द की पसली से औरत पैदा हुई हो? रैशनली इज इट पॉसिबल दैट अ मेल कैन गिव बर्थ टू अ वुमन? ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में बड़े पैमाने पर सुनने को मिलेगा। अगर हम बाइबल की बात करें तो बाइबल में जो लफ्ज रिब के लिए यूज हुआ है वो डायरेक्टली पसली का जिक्र नहीं करता, बल्कि सिर्फ ये कहता है कि हव्वा आदम के जिस्म से बनाई गई, जिससे लोगों ने अलग अलग थ्योरीज बना ली। कुछ कैथोलिक स्कॉलर्स कहते हैं कि ये पसली लिटरल सेंस में नहीं ली जानी चाहिए, बल्कि ये एक मेटाफर है जो औरत और मर्द की कंपेनियनशिप, ताल्लुक और यूनिटी को सिंबलाइज करता है। दोस्तों, ये मिथ्स ही दरअसल सोसाइटी की हकीकत को बना देते हैं, और जब इन मिथ्स पर मजहब का तड़का लगता है ना, तो इट बिकम्स लीथल। साइंस के मुताबिक इंसान, तो चाहे वो मर्द हो या औरत, वो किसी एक शख्स आदम और हव्वा से नहीं, बल्कि साल साल के एवोल्यूशनरी प्रोसेस से पैदा हुआ है। ये प्रोसेस नेचुरल सिलेक्शन के जरिए होता है, जहां वक्त के साथ मखलूक में चेंजेस आते हैं जो उनकी जिंदगी और सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आया है डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से। साइंस कहती है कि ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रुप्स की सूरत में इवॉल्व हुई है, किसी एक कपल से नहीं। जेनेटिक रिसर्च ने यह साबित किया है, ये शो किया है कि इंसानी पॉपुलेशन कभी भी दो लोगों तक महदूद नहीं थी। बायोलॉजिकली देखें तो मर्द और औरत दोनों एक ही फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं। फर्क सिर्फ क्रोमोसोम्स का होता है। अगर XX क्रोमोसोम्स हो तो फीमेल और अगर XY हो तो मेल। मर्दों और औरतों का फर्क सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हार्मोन्स की बुनियाद पर होता है, कोई एक दूसरे से बढ़तर नहीं। इसी तरह फीमेल्स की लाइफ का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे हर खातून एक माह में गुजरती है। मेंस्ट्रुएशन बेसिकली इस बात का सबूत है कि खातून हेल्दी है, वो रिप्रोड्यूस कर सकती है। मेंस्ट्रुएशन या पीरियड एक नॉर्मल चीज़ है जो हर खातून के साथ होती है, लेकिन आज भी सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर इसको नेगेटिवली देखा जाता है। इसके बारे में आपको बेतहाशा स्टोरीज, कहानियां, मिथ्स और टैबूज मिलेंगे। कुछ लोग इसे छुपाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही गलीज और नापाक अमल है। कुछ लोग इसके बारे में बात करते हुए शदीद शर्म और एम्बैरसमेंट का शिकार होते हैं। आज भी हमारी सोसाइटी में जब किसी औरत को पीरियड्स होते हैं तो उसे किचन में जाने से, मंदिर में जाने से, मस्जिद में जाने से रोका जाता है, क्योंकि उससे समझा जाता है कि वो नापाक है। ज़्यादातर फीमेल्स को बचपन से सिखाया जाता है कि अपने पीरियड्स के बारे में, मेंस्ट्रुएशन के बारे में किसी से बात नहीं करनी। यही वजह है कि बेचारी 12-13 साल की लड़कियां एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरती हैं व्हेन दे गो थ्रू दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। और मज़े की बात यह है कि कुछ थियोलॉजियंस आज भी ये कहते हैं कि औरतों के ये जो पीरियड है ना, जो मेंस्ट्रुएशन है, ये दरअसल उसके ऊपर एक अजाब है, उसकी सजा है। ये उसके ऊपर खुदा की तरफ से एक डिवाइन पनिशमेंट है कि उसने वो फल क्यों खाया था। जस्ट इमेजिन, आज भी लोग इस तरह की कहानियों पर बिलीव करते हैं, और ज़्यादातर इन कहानियों की विक्टिम एक औरत होती है, जिसकी वजह से उसकी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस तहस नहस होकर रह जाता है। पाकिस्तान की बात करें तो औरतों पर हर तरह के जुल्म किए जाते हैं। ऐसी ही एक रस्म है जिसे कहा जाता है वनी। होता कुछ यूं है कि अगर एक आदमी ने किसी का नुकसान किया या फिर मर्डर किया तो बदले में उसको जेल भेजने की बजाय उस आदमी की बेटी या बहन वनी की जाती है। मतलब आप उसे उस गलती या कत्ल का मुआवजा समझें।
या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एक डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, लड़ाई की सुलह करवाने के लिए आज भी औरत का इस्तेमाल किया जाता है। वनी दरअसल उस लड़की का टाइटल है जो उस गुनाह के बदले लोगों को दी जाती है, और उस लड़की के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। ये तो शादी से पहले की बात हुई। शादी के बाद भी औरतों के हालात कुछ बदलते नहीं है। आज भी हमारे मुआशरे में यह माना जाता है कि अगर शौहर औरत को बुलाए कि उसने कोई जिनसी ताल्लुक कायम करना है और औरत का मूड ना हो या उसकी मर्जी ना हो तो फरिश्ते उसे कोसेंगे। यहां पर इस तरह की सोच इतनी ज्यादा परवेसिव हो चुकी है कि औरतें खुद अब इस बात को मानती हैं कि अगर उसने ये ना किया तो फरिश्ते उसके ऊपर लानते भेजेंगे। औरतें ये समझती हैं कि अपने शौहर की, अपने मर्द की हर सेक्सुअल फैंटेसी पूरा करना उनका मजहबी फरीजा है, चाहे उनका अपना दिल या जिस्म इस चीज की इजाजत दे या ना दे। ये सोच सदियों से उनके जहन के अंदर इनकलकेट की गई है कि अच्छी बीवी वही है जो शौहर की हर बात माने। ये हमारे रिलीजियस और कल्चरल प्रेशर का नतीजा है कि औरत के पास कोई आज़ादी नहीं, कोई फ्री विल मौजूद नहीं। 2020 में पाकिस्तान में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड क्वालिटेटिव रिसर्च की गई जिसमें इस बात का पता लगाया गया कि पाकिस्तान में शादीशुदा औरतें अपने शौहर के साथ सेक्सुअल रिश्ते में जो कंसेंट देती हैं वो असल में किस किस्म का होता है। यानी कि क्या वो अपनी मर्जी से शौहर के पास जाती हैं या फिर उनके ऊपर सोसाइटल या रिलीजियस प्रेशर होता है। इस स्टडी का रिजल्ट ये था कि ज्यादातर पाकिस्तानी औरतें अपने शौहर के साथ इंटीमेट होना अपना मजहबी फरीजा समझती हैं, तो चाहे उनका मूड हो, उनका दिल हो या ना हो, वो मना नहीं करती इस डर से क्योंकि उनके जहन में बचपन से ये फीड किया गया है कि ये गुनाह है या फिर शौहर नाराज हो जाएगा। पाकिस्तान के कानून में अगर शौहर जबरदस्ती भी करे तो उसे रेप नहीं माना जाता क्योंकि पाकिस्तान में मैरिटल रेप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ये बात बहुत डेंजरस है क्योंकि इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में एक औरत जिसकी शादी हो गई है उसके पास कोई आज़ादी नहीं, कोई फ्री विल नहीं। और चूंकि हमारे मुआशरे में ज़्यादातर औरत अपने हस्बैंड पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती है, लिहाजा वो उसका हर जुल्म, हर सितम बर्दाश्त करती है बगैर आवाज़ उठाए। औरत शौहर के खिलाफ आवाज़ उठा ले तो वो अजाब, औरत खुला ले ले तो वो एक बहुत बड़ा मसला। ये सारे फैक्टर्स एक औरत को इमोशनली चैलेंज करते हैं। इस सारी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा हॉन्ट सोशल फैक्टर्स करते हैं। हमारी जो रिवायती सोच है ना, उसमें एक औरत को फर्मा बरदार, बर्दाश्त करने वाली और घर की खातिर अपने सुकून चैन को सेक्रीफाइस करने वाली एक मखलूक समझा जाता है। इसी वजह से लोग ये समझ ही नहीं पाते कि अगर वो शादी से नाखुश है या उसके ऊपर कोई जुल्म किया जा रहा है तो उसका अलग होना भी ज़रूरी हो सकता है। बुक बडीज, क्या आपने कभी पैट्रिलिनियल सोसाइटी का नाम सुना है? ये एक ऐसा निज़ाम है जिसमें फैमिली की इनहेरिटेंस मर्दों से चलती है। ऐसी सोसाइटी में प्रॉपर्टी कभी भी औरत के नाम नहीं लिखी जाती क्योंकि लड़की शादी करने के बाद एक दूसरे खानदान का हिस्सा बन जाती है। इसीलिए ऐसे लोग अक्सर औकात लड़कियों की शादियां अपने ही खानदान में कराते हैं ताकि प्रॉपर्टी खानदान में ही रह जाए। जायदाद और विरसा आम तौर पर बाप से बेटे को मिलता है और बेटी का हिस्सा भी शादी के बाद उसके शौहर के खानदान में चला जाता है। यही वजह है कि ऐसे खानदानों में कज़न मैरिजेस को तरजीह दी जाती है। लोग अपनी प्रॉपर्टी, अपने विरसे को लेकर इतने ऑब्सेस्ड होते हैं, इतने मैड होते हैं कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनकी बेटी का हिस्सा किसी और ख़ानदान में चला जाए। हालांकि ये हिस्सा उनकी बेटी का है तो चाहे वो किसी भी ख़ानदान में चला जाए, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि इस्लाम तो क्लेम करता है कि इट इज़ अ रिलीजन ऑफ इक्वालिटी एंड इक्विटी, तो फिर इसके बावजूद औरत का हिस्सा आधा क्यों है? इस्लामिक इनहेरिटेंस लॉ के मुताबिक मर्द को औरत के मुकाबले में 2 गुना हिस्सा मिलता है। सूरह निसा की 11वीं आयत में लिखा है कि मर्द के लिए 2 औरतों के बराबर हिस्सा है। यानी आसान अल्फाज में अगर कोई शख्स अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी छोड़ जाता है तो बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे और बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। इसको लेकर दलील ये दी जाती है कि मर्द के ऊपर खर्च की जिम्मेदारी है जो औरत के ऊपर नहीं है। दूसरा ये कि औरत की जब शादी होती है तो उसके शौहर से भी उसको हिस्सा मिलता है, इसीलिए उसके इनहेरिटेंस राइट्स कंप्लीट हो जाते हैं। एक कंडीशन में औरत को मर्द के बराबर भी हिस्सा मिलता है, जैसे अगर औरत गैर शादीशुदा हो या बेवा हो। इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है ना, वो दरअसल इस मामले को इक्वालिटी नहीं बल्कि एक्विटी से डील करती है। एक्विटी का मतलब यहाँ ये कि औरत को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से इनहेरिटेंस मिलेगी। यानी अगर वो घर का खर्च नहीं चलाती, उस पर अपने घर वालों के फाइनेंसेस पूरे करने की जिम्मेदारी नहीं, तो उसे इनहेरिटेंस में हाफ पार्ट ही मिलेगा। जबकि मर्द के ऊपर चूंकि खानदान चलाने की जिम्मेदारी होती है, लिहाजा उसको 2 हिस्से मिलते हैं। लेकिन फेमिनिस्ट ये कहते हैं कि ये लॉ गलत है, औरतों को मर्द के बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन असल मसला हमारी सोसाइटी का यह है कि अगर औरत का आधा भी हिस्सा है वो भी नहीं उसे दिया जाता। आज भी पाकिस्तान के बहुत से इलाके हैं, स्पेशली रूरल एरियाज, जहां पर औरतों को इनहेरिटेंस में बिल्कुल कोई हिस्सा नहीं दिया जाता। इनफैक्ट अगर वो हिस्सा मांग लें तो उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, ताने दिए जाते हैं और कुछ केसेस में तो कत्ल भी कर दिया जाता है। पाकिस्तान में औरतों को लेकर आपने एक और टर्म सुनी होगी जिसे कहते हैं हक बख्शवाना।
यानी औरतें अपनी जायदाद किसी मर्द को बख्श दें, उन्हें पेपर पर लिख कर दे दें कि उन्हें इस जायदाद में कोई इंटरेस्ट नहीं, ये जायदाद मैं अपनी मर्जी से इस शख्स के हवाले करती हूँ। ज्यादातर भाई अपनी बहनों के साथ इस तरह की हरकत करते हैं और दलील ये दी जाती है कि हमने इसकी शादी की, हमने इसको जहेज दे दिया, लिहाजा ये अपना हिस्सा पहले ही ले चुकी है। ये तो थी प्रॉपर्टी की बात, जो काफ़ी बड़ी बात है। इसके अलावा औरत को नाकिसुल अकल कहा जाता है। उसे कहा जाता है कि भाई तुम परफ्यूम नहीं लगा सकती, तुम बाजार नहीं जा सकती, तुम चार दीवारी के अंदर ही कैद रहोगी। औरत को लेकर हर तरह की इनसिक्योरिटीज़ हमारे मुआशरे में मौजूद है। जितना हक एक मर्द को है ना बाहर जाकर जॉब करने का या बिजनेस करने का, उतना ही हक औरत को है। इनफैक्ट आज से 1400 साल पहले आप देखें तो औरतों की जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन थी उसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हजरत खतीजा तिजारत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पार्टनर थी, एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन थी। हजरत आयशा सबसे बड़ी फ़कीहा और मुहद्दिसा बन गई। हजारों हदीसें उनसे रिवायत हैं। जो लोग ये बात करते हैं कि औरतों की यादाश्त अच्छी नहीं होती या उनकी गवाही आधी है, वो इस बारे में क्या कहेंगे? शिफा बिनते अब्दुल्ला ने मदीना में एजुकेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट में अपना रोल प्ले किया। तारीख ने हमेशा से औरतों के किरदार को मिटाने की भरपूर कोशिश की है। डॉक्टर मुबारक ने इस पे एक किताब लिखी है जिसका टाइटल है तारीख और औरत, जिसमें वो लिखते हैं कि जिस तारीख को हम ऑफिशियल तारीख कहते हैं वो हमेशा से बादशाहों, जंगजुओं, मर्दों और सियासतदानों की कहानी होती है। औरत उसमें या तो चुप होती है या सिर्फ एक मलिका या प्रेमिका बनकर रहती है। बहुत ही रेयरली आपने सुना होगा औरत के हीरोइज्म के बारे में, उसके इल्म के बारे में, उसकी सोशल मैनेजमेंट के बारे में, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अगर लिखा भी गया है तो उनको सेक्सुअलाइज किया गया है और उनकी इमेज को नेगेटिवली पोर्ट्रे किया गया है। एक और मसला जो औरतें पाकिस्तान की सोसाइटी में फेस करती हैं वो है मर्दों की 4 शादियों को लेकर। इसकी सबसे बड़ी झूठी दलील विद रॉन्ग फैक्ट्स जो जाकिर नाइक जैसे लोग देते हैं वो ये कि चूंकि दुनिया में फीमेल्स की रेशो ज़्यादा है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लिहाजा मर्द को ज़्यादा शादी करनी चाहिए। आज भी दुनिया में एट बर्थ लड़कों की ज़्यादा पैदाइश होती है लड़कियों से। 105 के मुकाबले में 100 लड़कियां पैदा होती हैं। औरतों के मामले में आप जितना सोचेंगे, जितना आर्गुमेंट करेंगे, जितना डेलिब्रेट करेंगे, उतनी ही ये बात लंबी होती चली जाएगी। इस टॉपिक का क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर रिलीजियस टेक्स्ट औरत को उसके राइट्स की आज़ादी दे भी दे तो हमारी सोसाइटी ऐसी हो चुकी है कि इट हैज़ बिकम वेरी इंटॉलरेंट। औरतों को देखकर हमारे अजीब तरीके से औसान खता हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं हम लोग। ना हम कुछ सुनने को तैयार हैं ना कुछ समझने को, बस जो मर्द ने कह दिया वही सच है, वही हक है। ये बात मेरी लिख लीजिएगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी नहीं उठ सकती, कभी नहीं बेहतर हो सकती जब तक हम औरतों के रोल को इकोनॉमी के अंदर नहीं बढ़ाएंगे। Until and unless we do not increase women participation in the economics of the country। पूरी दुनिया में औरतें काम करती हैं, 24 घंटे काम करती हैं, रात के 12 बजे के बाद काम करती हैं, सड़कों पर निकलती हैं, कोई उनको छेड़ने की जरूरत नहीं करता। और पाकिस्तान जो अपने आप को इस्लामिक कंट्री क्लेम करता है, वहां पर मसला पड़ जाता है अगर औरत को मगरिब के बाद निकलना पड़ जाए। औरत है तो सोसाइटी कामयाब है और औरत नहीं तो वही मुआशरा बर्बाद है। डॉक्टर जेम्स एग्रे ने कहा था ना कि इफ़ यू एजुकेट अ मैन you educate an individual, but if you educate a woman, you educate a nation। क्या बात है, इस बात को याद रखिएगा। and give women their due rights, they deserve it। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, goodbye।